हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो है 11 के फिजिक्स में एक्सरसाइज 4 सॉल्व करेंगे। सारे थ्योरी और इसके फार्मूले हमने आपको बता दिए थे, तो थ्योरी को और फार्मूले की कॉपी जो आपने बनाई है उसको सामने रखें और एक्सरसाइज ओपन कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित भौतिक राशियों में बताइए कि कौन सी सदिश और कौन सी अदिश राशि है। इसमें पहला क्वेश्चन है, यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें राशियां दी गई हैं और बताना है कि कौन सी राशि। यहां पर आयतन लिखा गया है, आयतन, द्रव्यमान, चाल और घनत्व, मोल की संख्या, जैसे मोलों की जो संख्या होगी, जो पदार्थ की मात्रा जो है, और यहां पर कोणीय आवृत्त और इसमें विस्थापन कोणीय वेग। अब यहां आयतन, द्रव्यमान जिसको मास डेंसिटी एंगुल, यहां पर कोणीय आवृत्त को लिख लीजिए, कोणीय आवृत्ति जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये सारे जो है आपके अदिश राशियों में आते हैं। द्रव्यमान के परिमाण तो होंगे लेकिन दिशा की आवश्यकता है। पहले तो आप ये जानिए कि अदिश राशियां क्या होती हैं। ऐसी राशियां जिनके परिमाण तो होते हैं लेकिन दिशा को कंसीडर नहीं करते हैं, तो ऐसी राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पे आयतन, द्रव्यमान, चाल, घनत्व, मोल की संख्या और कोणीय आवृत्त, ऐसे जितने भी आपके राशियां हैं ये सब अदिश राशियों में हैं। बाकी बची हुई जो राशियां हैं इसमें त्वरण, वेग और कोणीय वेग, विस्थापन, ये सब सदिश राशियां हैं। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए या जिसको प्रेजेंट आप करते हैं, व्यक्त करते हैं, परिमाण और दिशा के अकॉर्डिंग व्यक्त करते हैं, उनको हम सदिश राशियां कहते हैं। अब इसमें अदिश राशियों को छांटना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूची में 2 अदिश राशियों को छांटना है। तो इसमें एक बल जो है सदिश राशि है, कोणीय संवेग सदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है और धारा अदिश राशि है। धारा में दिशा तो होती है लेकिन परिमाण भी होता है, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज के योग के नियम को फॉलो नहीं करता है, इसलिए धारा को हम अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ कार्य और धारा 2 ऐसी राशियां होंगी जो अदिश राशि होंगी। तो यहाँ कार्य और धारा, रेखीय संवेग सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, औसत वेग यहाँ पर सदिश राशि है, चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है और आपेक्षिक वेग ये भी सदिश राशि है। तो यहाँ पर आपको अदिश राशि छांटनी थी। तो यहाँ पे अदिश राशि 2 ही होंगी, एक कार्य होगा, एक धारा होगी। नेक्स्ट तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से निम्नलिखित सूची में से एकमात्र सदिश राशि है। सिंगल आपका एक सदिश राशियों में यहां छांटना है। तो यहां ताप दाब ये सब क्या है, अदिश राशि है। आवेग एक ऐसी राशि है जो सदिश राशि होगी और समय भी अदिश राशि है, शक्ति भी अदिश राशि है, पूरी पथ की लंबाई भी आपकी अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है और ये गुरुत्वीय विभव और घर्षण गुणांक अदिश राशि है। आवेश भी हमारी अदिश राशि होती है। तो इस तरीके से 3 नंबर क्वेश्चन हो गए। चौथे नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। चौथे नंबर में
ये बताना है। कारण सहित बताइए कि अदिश तथा सदिश राशियों के साथ क्या निम्नलिखित बीजगणितीय संक्रियाएं अर्थपूर्ण हैं। तो इसमें दो सदिशों को जोड़ना, दो अदिशों को जोड़ना, पहला दो अदिशों को जोड़ना ये पॉसिबिलिटी नहीं है, बीजगणितीय संक्रियाएं अर्थपूर्ण नहीं होती हैं। दो अदिशों को जोड़ना तो इसमें नो होगा। दूसरे में एक ही बीमाओं के एक सदिश व एक अदिश को जोड़ना, ये भी इनकी भी बीजगणितीय संक्रियाएं अर्थपूर्ण नहीं होंगी। थर्ड है एक सदिश को एक अदिश से गुणा करना, हाँ ये पॉसिबल है। एक सदिश को एक अदिश से गुणा करना, जैसे द्रव्यमान का गुरुत्वीय त्वरण के साथ गुणा करने पर हमको एक सदिश राशि का बल प्राप्त होता है, जैसे द्रव्यमान गुणे त्वरण से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें एक सदिश को एक अदिश से गुणा करना, इसकी बीजगणितीय संक्रियाएं अर्थपूर्ण निकलती हैं। नेक्स्ट है दो अदिशों का गुणन, ये भी पॉसिबिलिटी है। दो अदिशों का गुणन, इसकी भी बीजगणितीय संक्रियाएं अर्थपूर्ण है। दो सदिशों को जोड़ना, इनकी बीजगणितीय संक्रियाएं पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। और एक सदिश के घटक को उसी सदिश से जोड़ना ये पॉसिबल है, ठीक है ना। इनकी बीजगणितीय संक्रियाएं पॉसिबल हैं। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें 5th नंबर क्वेश्चन को आप पढ़िए और सही तरीके से बताइए कि क्या सत्य है असत्य है। यहां पे किसी सदिश का परिमाण सदैव एक सदिश होता है, इस तरीके से ये सही है। इस तरीके से आप इसको पढ़कर आप बता सकते हैं सदिश का योग से पर आधारित है सत्य और कथन, सत्य और असत्य। यहाँ पे 4.6 दिया गया है। 4.6 क्वेश्चन पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो 4.6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहां पे दिया गया है 4.6 में यहां पे असमीकाओं को, हाँ इसमें निम्नलिखित असमीकाओं की ज्यामिति या किसी अन्य विधि द्वारा स्थापना कीजिए, इसको प्रूफ करना है। तो कुछ इसमें असमीकाएं दी हुई हैं जिनको वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है, तो इसको हम लोग जो है प्रूफ कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। देखिए इसमें असमीकाएं दी हुई हैं। यहाँ पे 4.6 नंबर देखिए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इनक्वालिटीज आपको यहां पे फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है मॉड ऑफ वेक्टर ए सम ऑफ वेक्टर बी इज लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं यहां पे। अब इसके लिए आपको सर्वप्रथम एक समांतर चतुर्भुज के योग के नियम पर आधारित है। तो आपको ये पता है कि जैसे सपोज दैट यहां पर हम एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। यहां पे जैसे O है, OP वेक्टर ए को शो करेगा और OQ वेक्टर बी। सिमिलर इसी तरीके से समांतर चतुर्भुज के नियम के अकॉर्डिंग यहां पर OP, OQ एंड यस, ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा OC, जो होगा ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इन ट्रायंगल OPS में आप देखिए यहां पर OS आपको पता है त्रिभुज के जो योग के नियम है उसमें आपको ये कंडीशंस पता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ी होती है, ग्रेटर देन होती है।
तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पे ओपी इज इक्वल टू वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड परिणामी, अगर हम परिणामी निकालें तो ओपी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए देन ओ क्यू इज इक्वल टू पी एस मॉड ऑफ बी। ये क्लियर है यहां पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ट्रायंगल में लेंथ की बात हम करें तो दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से अधिक होती है, तो इट मीन्स OS इज लेस देन OP प्लस PS। ये क्लियर है। तो OS मीन्स मॉड ऑफ, यहां पे मॉड ऑफ A प्लस B, OP मॉड ऑफ A वेक्टर का परिणामी एंड मॉड ऑफ B वेक्टर का परिणामी। ये क्लियर। इस तरीके से ग्रेटर देन होगा और यहां पे इक्वल टू वो शो करेगा अगर A और B, वेक्टर A और B दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, सेम स्ट्रेट लाइन में है और सेम डायरेक्शन में हो। सपोज दैट इस तरीके से हो, A एंड B दोनों वेक्टर जो है वेक्टर A और वेक्टर B सेम डायरेक्शन में हो, तो ऐसी कंडीशन में मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस मॉड ऑफ वेक्टर B। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इनक्वलिटीज आपको प्राप्त हो जाएगी। मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ A वेक्टर प्लस मॉड ऑफ B वेक्टर। ये आप प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अब हम सेकंड इसमें देखते हैं, सेकंड क्या बोल रहा है। इसी तरीके से हम सेकंड फॉर्म करते हैं। सेकंड में बोला, इसमें सेकंड में ये बोल रहा है कि जैसे प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है इनक्वालिटी, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B जस्ट इसी का अपोजिट है फर्स्ट वाले का। तो इसको आप मॉड माइनस मॉड ऑफ B वेक्टर ये निकाल सकते हैं आप। ऐसी कंडीशन में आपको ट्रायंगल यहां पर जो आप पिछला फिगर आपने बनाया था उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पे शो करते हैं इसको। इस तरीके से OP Q S इस तरीके से बना हुआ था। तो A प्लस B वेक्टर ये था। तो यहां पर OS प्लस, अब इस ट्रायंगल में हम बात करेंगे त्रिभुज OSP में OS प्लस PS इज ग्रेटर देन OP, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B, आप इसको इस साइड ले जा सकते हैं। इस कंडीशन में प्रूफ आपको यही करना है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं OP मीन्स ये हो गया वेक्टर A एंड OQ मीन्स हो गया वेक्टर B। तो मॉड ऑफ वेक्टर A माइनस मॉड ऑफ वेक्टर, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप इस साइड ले जाएंगे, माइनस कर देंगे। सिमिलर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सपोज दैट अगर ये वेक्टर A के मतलब वेक्टर A और वेक्टर B एक ही लाइन में हो बट अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसी कंडीशन में वेक्टर A और वेक्टर B, यहां पे OP है, ये O
यहां पर Q है, सपोज दैट एक ही डायरेक्शन में हो लेकिन एक ही रेखा पर लाई करें लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ऐसी कंडीशन में मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए। इनके जो परिणामी होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा, इस तरीके से। क्योंकि दोनों अपोजिट हैं लेकिन एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो परिणामी इसके इक्वल होगा। तो ऐसी कंडीशन में मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये आप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से दो इनक्वालिटीज आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन में। इसमें 7 नंबर में बोल रहा है दिया है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी स्मॉल में ए प्लस 7 नंबर क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पहला क्वेश्चन है कि ए बी सी एंड डी क्या नल वेक्टर हैं? ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये इनकरेक्ट है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऐसा क्यों है? अगर ये नल वेक्टर होगा तो a इक्वल टू माइनस बी एंड c इक्वल टू माइनस डी प्राप्त होना चाहिए, जबकि ऐसा यहां पर है नहीं। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इस पोजीशन में दिया होता a प्लस बी इक्वल टू 0 देन c प्लस डी इक्वल टू 0, तो क्या ये पॉसिबल है? नल वेक्टर पॉसिबल है, शून्य सदिश पॉसिबल है, तब ये पॉसिबल हो जाता। अभी यहां पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी दिया गया है, जबकि इस कंडीशन में वेक्टर ए बी सी डी ये शून्य सदिश नहीं होंगे, प्रत्येक शून्य सदिश नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में शून्य सदिश तब होता जब इसके परिणामी दोनों इक्वल होते और इनके जो साइड होते, डायरेक्शन जो होते वो अलग अलग होते। तो इस कंडीशन में ये शून्य सदिश होते। अब सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि क्या इसमें सेकंड पॉइंट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में, सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि a प्लस बी का परिमाण b प्लस डी के परिमाण के बराबर होगा। अगर ऐसी कंडीशन दी गई है यहां पर, सेकेंड पॉइंट बी नंबर, इसमें मैग्नीट्यूड, इसका मतलब a प्लस सी का परिणामी b प्लस डी के परिणामी के इक्वल है। ऐसी कंडीशन में बिल्कुल इक्वल है, तो इसको आप राइट बोलेंगे। क्यों इक्वल है? क्योंकि शून्य वेक्टर में इफ इसमें यदि आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी दिया गया है इक्वल टू 0, देन a प्लस सी वेक्टर a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस डी वेक्टर b प्लस डी, ये प्राप्त होगा आपको। इस कंडीशन में अगर हम दोनों साइड का मॉड लें तो ये पॉजिटिव प्राप्त होगा, तो ये सही है। b आपके एग्जैक्ट सही है। सी की बात करें, सी में बोल रहा है कि यहां पर सी क्वेश्चन दिया है कि a का परिमाण बी सी तथा डी के परिमाणों के योग से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। तो a का परिमाण जो है b तथा c तथा b c तथा d के परिमाणों के योग के
से अधिक नहीं हो सकता। इसका मतलब कम होगा, तो ये तो सही है, एग्जैक्ट राइट है ये। तो सी ऑप्शन, इसमें देखिए सी पार्ट दिया गया है, तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए नॉट इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी प्लस सी प्लस डी। ये तो पॉसिबल है नहीं, अधिक नहीं हो सकता, मतलब कम होगा, ये सही है, ठीक है ना। अब लास्ट पॉइंट इसमें बोल रहा है डी में बोल रहा है कि यदि ए तथा डी संरेखी नहीं है, यदि ए तथा डी, यहां पर देखिए ए तथा डी संरेखी नहीं है, कोलिनियर नहीं है, तो बी प्लस सी अवश्य ही ए तथा डी के समतल में होगा। तो बी प्लस सी अवश्य ही ए तथा डी के समतल में होगा, और या ए तथा डी के अनुदिश होगा यदि वे संरेखी होंगे, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में ये तो करेक्ट है, ये पॉसिबिलिटी है। क्यों, देखिए इसको, जैसे यदि ए तथा डी संरेखी नहीं है तो बी प्लस सी अवश्य ही ए तथा डी के समतल में होंगे, ये तो सही होगा, क्योंकि अगर ए और डी संरेखी नहीं होंगे, एक ही लाइन पे नहीं होंगे, तो यहां पर बी प्लस सी अवश्य रूप से किस पे होगा, ए तथा डी के समतल पे होगा। अगर ये संरेखी नहीं है तो इसका मतलब इनसे एक तल बना है जिस पर बी प्लस सी अवश्य रूप से उपस्थित होगा। तो ऐसी कंडीशन में यह ए तथा डी के अनुदिश होगा यदि वह संरेखी होंगे। अगर ए और डी संरेखी होंगे तो बी प्लस सी किसके अनुदिश होगा, ए और डी के अनुदिश होगा। यह कथन सत्य है। इस तरीके से आपके ये 7 नंबर के क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स थे ये हमने बता दिए हैं। बाकी इसमें 4.5 क्वेश्चन आपको सत्य असत्य बताना है, वेक्टर से ही रिलेटेड है। आप इन सब चीजों को समझ चुके हैं, इन सब जिस तरीके से मैंने सॉल्यूशन बताए हैं, तो आगे आप इसको सॉल्व कीजिए। बाकी और भी क्वेश्चन जो 8, 9 है इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। अभी आप लोग बेसिक सबसे पहले फार्मूले को रिवाइज कीजिए। फार्मूले को रिवाइज करेंगे तो इधर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आसानी से आपको समझ में आएंगे। और हमारे पिछले वीडियो को भी आप देखेंगे और उसके फार्मूले को आप नोट किए हैं तो 100% आप इन सब क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप सारे थ्योरीज को आप रिपीट किए हैं, फार्मूले को लिखे हैं, तो इन सब क्वेश्चन को 100% आप कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसके शेष बचे हुए क्वेश्चन के साथ हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।